हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं हर सैटरडे एक मदर सेंट्रिक वीडियो लेके आती हूँ। मदर सेंट्रिक से मेरा मतलब है मदर एंड बेबी केयर, कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स और हैक्स और मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस जो मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ और आपके साथ में धीरे धीरे शेयर कर रही हूँ। सो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज का टॉपिक है कि मेरी पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी में मेरे कितने अल्ट्रासाउंड हुए, कितने टेस्ट हुए, और अगर आपकी भी स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी है तो आपको कौन से टेस्ट कराने चाहिए। आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी 0 to 9 मंथ्स की, उसके बीच में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए, क्या क्या अप्स एंड डाउन्स हुए, ये सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे, इनका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपको मेरी जर्नी के बारे में जानना है तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। मैं आज आपसे डायरेक्ट बात करूंगी कि जब से मुझे पता चला कि मैंने कंसीव कर लिया, डॉक्टर्स के पास फर्स्ट विजिट से लेके अब तक मेरे कितने टेस्ट हुए हैं, कितनी रिपोर्ट्स हैं मेरे पास, मैं वो पूरी हॉस्पिटल की फाइल आज आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप मुझे पहले से जानते हैं तो ये बात आपको ऑलरेडी पता होगी कि मेरे कंसीव डेट में 3 हफ्ते का गैप है। यानी जब मेरे 21 मार्च से 24 मार्च तक पीरियड्स आए थे और मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जिस दिन मैंने कंसीव किया है उसमें प्रॉपर 3 हफ्ते का गैप है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मेरा 3 वीक का गैप क्यों हुआ था। मैंने इस वीडियो में जो बात करी थी आप इसे देख लीजिएगा, पर मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ। मैं फॉर्मर पीसीओडी पेशेंट थी, मेरे को हमेशा 1-1.5 महीना डेट लेट ही आती थी। इस वजह से मेरे को लगता ही था कि 1-1.5 महीना लेट है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब से हमने ट्राई करना शुरू किया, फैमिली प्लान करनी शुरू की, उसके बाद मैं थोड़ी सी कॉन्शियस हो गई थी अपने पीरियड्स की डेट को लेके। मुझे लास्ट पीरियड जो हुए थे वो 21 मार्च से 24 मार्च तक हुए थे। 24 मार्च के बाद मेरे को 2 महीने हो गए, आई गेस 3 महीने हो गए, मेरी डेट नहीं आई। और इन 3 महीनों के गैप में मैंने हर 10 दिन बाद ही अपना प्रेगनेंसी का टेस्ट किया था जो घर पे होता है, और वो सारे टेस्ट नेगेटिव थे। मैं अपनी इन वीडियोस में आपके साथ ये बात शेयर कर चुकी हूँ। जिस दिन मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ थ्रू माई फर्स्ट अल्ट्रासाउंड, उससे 5 दिन पहले का भी टेस्ट मेरा नेगेटिव था। हम लोग थोड़ा परेशान हो गए थे क्योंकि एक तो पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, मुझे कोई प्रेगनेंसी का खासा सिम्टम भी नहीं था, बस मेरे लोअर एब्डोमेन में दर्द होती थी, वो भी हल्की हल्की, जो कि मुझे लगता था कि पीरियड्स की थी। मोर ओवर मैं 5 दिन पहले चेक कर चुकी थी, तो मुझे ये चीज़ कंफर्म थी कि मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। मैं अपनी डॉक्टर के पास गई, जो मेरी फैमिली डॉक्टर है, उन्होंने मेरे को सबसे पहले ये चीज़ बताई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और उसकी पूरी स्टोरी जानने के लिए आप इस वीडियो को प्लीज़ रेफ़र ज़रूर करिएगा। उनके डिस्क्लोज़ करने के बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वहाँ पे मैंने पहली बार प्रेगनेंसी किट से ही टेस्ट करा था, और मुझे फ़र्स्ट टाइम में ही 2 लाइन्स आ गई थी, और मैं थोड़ी सी सरप्राइज्ड भी थी, थोड़ी शॉक्ड भी थी, क्योंकि उससे 4-5 दिन पहले ही मैंने अपना टेस्ट घर पे करा था, जो कि 1 लाइन के साथ नेगेटिव रिज़ल्ट में था। उन्होंने मुझे बताया कि हो सकता है कि ये अर्ली प्रेगनेंसी हो, इसलिए कभी कभी डायग्नोस नहीं हो पाता। अगर आप इस टाइम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, अपनी फैमिली प्लान कर रहे हैं, और आपको प्रेगनेंसी किट यूज़ करनी नहीं आती है, मैंने इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाई हुई है। आपको वो सारी वीडियोस मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगी। आप क्लिक करके देख सकते हैं कि प्रेगनेंसी की जो किट होती है उसे हम कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ मैं बात कर रही थी अपने सबसे पहले अल्ट्रासाउंड की। मैं उनके पास जब गई थी, जिस दिन उन्होंने मुझे डायग्नोस करा था, उसी दिन हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गए थे। हम सेम डे सबसे पहला अल्ट्रासाउंड कराने गए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे 28 मई को पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो हम उसी टाइम सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाने गए थे, डायग्नोस कराने कि मैं कितने हफ्ते की प्रेग्नेंट हूँ। मुझे उस दिन पता चला था मेरी जो प्रेगनेंसी है वो 6 हफ्ते हो चुके हैं। पर मुझे सेम डे एक और शॉकिंग सी चीज़ पता चली थी कि मेरे प्रेगनेंसी और मेरे पीरियड्स की डेट के अकॉर्डिंग 3 हफ्ते का प्रॉपर गैप आ रहा है। अगर मैं 24 मार्च 2020 से लेके 28 मई तक की बात करूं तो मुझे 9 हफ्ते कुछ दिन हो जाने चाहिए थे। पर अगर मैं अपने अल्ट्रासाउंड की बात करूं, जो सबसे पहला अल्ट्रासाउंड होता है, कहते हैं वो सबसे एक्यूरेट होता है, बट मेरे केस में ये था कि जो सबसे पहला अल्ट्रासाउंड था वो बहुत अर्ली प्रेगनेंसी का था। मुझे मेरी गायने ने ये चीज़ बताई थी
कि आपको एक और अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, जो कि आपको 15 दिन बाद करवाना है अब। सो मेरी जो सबसे पहला अल्ट्रासाउंड था उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि 3 हफ्ते का गैप है। हम थोड़ा सा डर गए थे कि ये 3 हफ्ते का गैप किस वजह से है। उस टाइम पे डॉक्टर ने हमें कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। मेरी गायनी ने मुझे ये चीज़ समझाई कि ऐसा हो जाता है, बट कोई डरने वाली बात नहीं है। और अभी ये अर्ली प्रेगनेंसी है, तो आप 15-20 दिन बाद एक और अल्ट्रासाउंड कराना, जो यही वाला होगा। यानी ये मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड 2 बार ही रिपीट हुआ था। सो उन्होंने कहा कि आप 10-15 दिन का वेट करना। एंड साथ में उन्होंने मेरे को फॉलिक एसिड, थोड़ी उल्टी वगैरह की जो गोलियां होती है रोकने की, जी मचलाने की, वो वाली दवाइयाँ देनी शुरू कर दी थी। ऑल्दो मुझे सिम्टम उससे पहले कुछ था नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं 28 मई को इसलिए नहीं गई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या मुझे डाउट था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं इसलिए गई थी कि अगर मैं पीसीओडी पेशेंट हूँ और मुझे 3 महीने हो गए मेरी पीरियड्स नहीं आ रहे, और फिर मेरा पेट बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं तो उनसे पीरियड्स की गोली लेने गई थी। बट ये पूरी स्टोरी आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। मैंने अपनी इस वीडियो में आपके साथ पूरी वो बात शेयर करी हुई है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। उन्होंने ज़बरदस्ती, वो फैमिली डॉक्टर थी, मुझे जानते थे वो ऑलरेडी। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती कहा कि नहीं, तू मेरे सामने एक बार ये टेस्ट ज़रूर कर, मैं ऐसे पीरियड्स की गोली नहीं दूंगी। क्या पता तूने कंसीव कर लिया हो। और हुआ वही कि मैं कंसीव कर चुकी थी, क्योंकि जब मैं उनके पास गई थी और मेरी फर्स्ट अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट आई है वो सेम डे की थी। उसके अकॉर्डिंग मैं 6 हफ्ता प्रेग्नेंट ऑलरेडी थी। ये किस्मत है, मैं बहुत फॉर्चुनेट रही थी कि मैं अपनी फैमिली डॉक्टर के पास ही गई थी, और उन्होंने बहुत हक से मुझे ये चीज़ बोली थी कि पहले तू टेस्ट करेगी, देन मैं तुझे दवाई दूंगी। एंड मैं इस चीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी फील करती हूँ कि मैंने उस टाइम पे पीरियड्स की दवाई नहीं खाई, नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलता कि हुआ क्या था। देन मैं अपनी सेकंड रिपोर्ट की बात कर, जो मैंने 10 जून को करवाई थी। ऑल्दो बहुत जल्दी करवा ली थी मैंने, उन्होंने मुझे 15-20 दिन का वेट करने को बोला था, पर मैं हफ्ता भी नहीं रुकी थी, क्योंकि हम सब बहुत एक्साइटेड थे। इसके अंदर जो मेरी डेट आ रही थी उसमें भी 3 हफ्ते का गैप। फिर उन्होंने मेरे को और मेरी मदर इन लॉ को इस चीज़ की तसल्ली दिलवाई कि प्रेगनेंसी 100% कन्फर्म है, बेबी बिल्कुल सेफ़ है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ हफ्तों का गैप आ जाता है। इसके पीछे ये भी रीज़न हो सकता है कि जो मुझे लग रहा है वो मेरी कंसीव डेट ना हो, या हमें पीरियड्स का डाउट हो कि मेरी डेट आगे पीछे हो सकती है। आप सब इस चीज़ को एग्री करेंगे कि हमारी मदर्स और मदर इन लॉ को हमारी ज़्यादा फिक्र रहती है हमारे से। मैं एक बारी को, अगर मुझे याद रहती ये चीज़ कि हाँ मेरे पीरियड्स की 24 कंफर्म डेट है, और मैंने अपने मदर इन लॉ को नहीं बताया होता, तो एक बारी मैं अपनी याददाश्त पर डाउट कर सकती थी। बट उन्हें बहुत अच्छे से याद है कि 25 मार्च को नवरात्रे थे, तो मैंने पहला फास्ट रखा था, इसलिए वो 100% श्योर थी कि मेरी 21 से 24 के ही पीरियड्स आए थे। और ये बात मुझे याद नहीं थी, पर उनकी याददाश्त पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ कि 21 से 24 को ही मेरे पीरियड्स आए थे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अब हम आगे इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे। उन्होंने मेरे कुछ टेस्ट करवाए उसके बाद, जिसके अंदर HIV, थायराइड, शुगर और 2-3 ब्लड से रिलेटेड और टेस्ट थे, जो कि अगर उनमें कोई कमी आती तो मेरी दवाइयाँ शुरू हो जाती, बट टचवुड सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद मेरे को नॉर्मल फॉलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम वगैरह की टैबलेट्स पे डाल दिया था। एक एक्स्ट्रा टैबलेट उन्होंने इसलिए दी थी क्योंकि स्टार्टिंग के ट्राइमेस्टर में हमें बहुत ज़्यादा नोज़िया फील होता है, पर जब तक मैं उनके पास गई थी मुझे ये सब सिम्टम शुरू नहीं हुए थे। मेरी 7 हफ्ते की प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी थी 2 अल्ट्रासाउंड के बाद। उन्होंने मुझे कहा कि अभी शुरू नहीं हो रहे हैं, दैट इज़ गुड, पर शुरू हो जाएंगे और 10-15 दिन के अंदर। कुछ गोलियां ऐसी थी कि अगर वो एक्सेस में हो जाता है, मुझे नोज़िया या ज़्यादा चक्कर आते हैं, ज़्यादा वॉमिटिंग आती है, तब मैं वो गोलियां लूँ। बट बाय द गॉड ग्रेस मेरे को जितनी भी दिक्कत होती रही मैंने दवाइयाँ नहीं खाई, क्योंकि मुझे पता था आगे की जर्नी में दवाइयाँ खानी है, तो मैं जितनी अवॉइड कर सकूँ उतनी मैं कर लूँ। मुझे बहुत ज़्यादा नोज़िया फील होने लग गया 10 हफ्ते के बाद, जो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी मुझे, बहुत उल्टी, बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस।
उस पे भी मैं एक वीडियो पूरी शेयर कर चुकी हूँ कि मुझे क्या क्या दिक्कतें हुई और मैंने उसके साथ कैसे डील किया। अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। जो मेरी फैमिली डॉक्टर थी उनके पास सिर्फ मैं इनिशियली इन 7 से 10 हफ्तों के बीच में ही गई थी। वो हमारे घर से काफ़ी दूर पड़ता था उनका क्लिनिक। आपको पता ही है कि कोविड का टाइम चल रहा था और जिस एरिया में उनका क्लिनिक था जो कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो चुका था, इसलिए मैंने अपनी पहली डॉक्टर 7 to 10 वीक्स के बीच में ही चेंज कर दी थी। जो मैं दूसरी डॉक्टर के पास गई वो मेरे घर के काफ़ी पास था। सबसे मेजर रीज़न ये था। दूसरी बात ये थी कि वो प्रॉपर मैटरनिटी हॉस्पिटल था। तीसरा, वो हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा फेमस थी और मेरी मदर इन लॉ जो कि गवर्नमेंट टीचर हैं, उनके साथ की जितनी टीचर्स थी और बहुत लोग, उन सब के बच्चे ऑलमोस्ट उन्हीं से हुए थे। तो हमें ये चीज़ काफ़ी सैटिस्फैक्टरी लगी कि एक तो अपने घर के पास भी है और फिर बहुत लोगों की डिलीवरी वहाँ से हो चुकी है जो हमारे नोन में है। हमने 10 हफ्ते बाद से अपना जितना भी ट्रीटमेंट था उन्हीं के पास से कंटिन्यू करा। तो मैं उनके पास गई थी 1 जुलाई को और उन्होंने मेरी पूरी हिस्ट्री, मेरी पीसीओडी की प्रॉब्लम वगैरह सब कुछ मैंने उन्हें अपना डिटेल में बताया। देन उन्होंने 3 हफ्ते के गैप के बारे में भी मुझे ये चीज़ समझाई कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो कि चीज़ मेरी पहली डॉक्टर ने भी कही थी। उन्होंने जस्ट ये बोला कि इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट में कोई दिक्कत होगी, इसका मतलब ये है बेबी ही लेट ठहरा है, या ये कह लीजिए कि एग्स ही लेट फर्टिलाइज हुए हैं। अब उसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है ये तो कोई नहीं जानता। उन्होंने मुझे एग्जैक्ट 10 दिन बाद लेवल 1 का अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोला था, यानी 11 जुलाई को मेरा लेवल 1 का अल्ट्रासाउंड हुआ था। मैं आपसे जितने भी अल्ट्रासाउंड डिस्कस कर रही हूँ उनकी फ़ोटोज़ आपको साइड में दिख रही होंगी। इसके अंदर भी सेम कहानी थी कि 3 हफ्ते का गैप है और साथ में ये भी था कि हाँ, डेवलपमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम फिर भी सैटिस्फाइड थे। तब तक मेरी नॉर्मल लाइफ अपनी चल रही थी। नोज़े वगैरह के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी मुझे। मैं आपके साथ सब कुछ शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैं बार बार हर वीडियो में वो चीज़ें डिटेल्स रिपीट नहीं करूँगी। तो आप चाहो तो सीक्वेंस वाइज पूरी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। नोज़िया वगैरह की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और मुझे लग रहा था कि कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, धीरे धीरे होता जाएगा। अब तक स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी में मुझे ये लग रहा था जुलाई तक भी कि जितना मेरे दिन बढ़ते जाएंगे उतना मेरे लिए ईजी होता रहेगा, पर जितने दिन बढ़ते गए उतना ये बात समझ आती गई कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर तो बहुत ईजी है थर्ड के मुकाबले, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। कोई नहीं, ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है और जो ऑलरेडी मदर्स हैं या इस टाइम मेरी सिचुएशन में चल रही हैं, यानी वो प्रेग्नेंट है, वो इस चीज़ से रिलेट कर सकती होंगी। तो खैर, मेरा सेकेंड डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया। उन्होंने मेरी फर्स्ट डॉक्टर की सारी दवाइयाँ चेंज कर दी। उन्होंने मुझे साथ में फॉलिक एसिड वगैरह भी दिए, बट ऑब्वियसली बात है हर डॉक्टर अपने हिसाब से चलता है। उन्होंने मुझे कुछ मिनरल्स लिक्विड फॉर्म में दिए, कुछ विटामिन्स की गोलियां दी, कुछ हफ्ते में एक बारी खानी थी। 2-3 टेस्ट कराए और वो भी टेस्ट मेरे नॉर्मल थे। मीनवाइल मेरे को एक भी इंजेक्शन नहीं लगा था। तो उन्होंने एक बेबी की ग्रोथ के लिए एक इंजेक्शन लगाया था, मुझे उसका नाम नहीं पता, और एक मेरे को टेटनस का पहला इंजेक्शन मेरे सेकेंड डॉक्टर ने लगाया था। 1 जुलाई की जो मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग मुझे 12 हफ्ते कुछ दिन हो चुके थे। हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मीनवाइल मेरे घर वालों ने मेरा नारियल का पानी और भीगे हुए बादाम और ये सब डाइट वगैरह शुरू करवा चुके थे वो। ऑल्दो मुझे बहुत दिक्कत होती थी सुबह सुबह नारियल का पानी पीने में, क्योंकि मेरे साथ नोज़िया और इन सब में ये दिक्कत होती थी कि जैसे ही मैं कुछ लिक्विड लेती थी मुझे उल्टी आ जाती थी। स्टार्टिंग में मुझे ये चौथे महीने तक बहुत दिक्कत रही है। और नारियल का पानी खाली पेट ही कहते हैं सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है एक प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी पे। मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। जैसे ही मैं नारियल पानी पीती थी मुझे एक बिस्किट खाना पड़ता था, नहीं तो मुझे उल्टी आ जाती थी। एंड मैंने अपनी पूरी जर्नी में क्या क्या डाइट लिया, कौन से ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग, ये वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं स्टार्टिंग में 5 से 6 भीगे बादाम, 1 अखरोट, 2-3 किशमिश सब कुछ भिगो के खाया, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं तो उनकी तासीर को कम करने के लिए हम उन्हें भिगोते हैं। डाइट में प्रिकॉशनली मैंने मसाले थोड़े कम कर दिए थे, बट ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं खाए। घी वगैरह थोड़ा मेरी मदर इन लॉ ने नॉर्मल ही रखा, नहीं तो फैमिलीज़ में ये बात बोली जाती है कि घी बंद कर देते हैं स्टार्टिंग में क्योंकि एंड में देते हैं। अब मेरी जो एंड की सिचुएशन चल रही है, मेरे को ऑब्स्टेटिक कोलेस्टिटिस यानी ICP अगर डॉक्टर्स की लैंग्वेज में बात करूँ, मेरा उसका केस है। इसमें पूरी बॉडी में खुजली हो जाती है लिवर की वजह से।
एंड इसलिए मेरा घी, तेल, ऑयल, चिकना बिल्कुल सब कुछ बंद है। और इस बात से मेरी मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा परेशान है कि 9th मंथ चल रहा है, इस टाइम पे नॉर्मल डिलीवरी के लिए मतलब बहुत सारा घी और गर्म चीज़ें खिलाई जाती हैं। और मेरी प्रॉब्लम की वजह से मुझे कुछ भी ऐसा गर्म नहीं खाना। मैं प्रॉपर प्रोटीन डाइट, सुबह मूली खाती हूँ, रात में पनीर खाती हूँ। पनीर के अलावा मुझे 10 दिनों से कुछ नहीं मिल रहा, बिकॉज़ मुझे प्रोटीन का इंटेक अपना 400 ग्राम्स तक डेली का रखना है। चाहे वो मैं प्रोटीन एक्स, मेरे प्रोटीन पाउडर चल रहा है, वो पीती रहूँ, चाहे मैं पनीर खाऊं, चाहे मैं दालें खाऊं। एंड वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान है कि एंड टाइम पे जितना घी दिया जाता है तेरे को उतना दूर रखना पड़ रहा है। सो कोई बात नहीं, ये एक सिम्टम है। इसकी भी पूरी वीडियो आपको डिटेल में मेरे चैनल पे मिल जाएगी कि ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेटिस क्या होता है, लिवर का इसमें क्या रोल होता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। और लास्ट में जो मुझे सी सेक्शन बोला गया वो इसकी वजह से ही बोला गया है। सो आज है 29 दिसंबर। मैं कल हॉस्पिटल गई थी अपना पूरा बैग लेके, क्योंकि मुझे मेरे डॉक्टर ने बोला था कि अगर तुम्हारा केस सीवियर होता है तो हम तुम्हें कल ही एडमिट कर लेंगे। ऑल्दो जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तब मे बी जनवरी या फेब का मिड चल रहा होगा, मुझे नहीं पता मैं ये वीडियो अपलोड कब करूँगी। बट जो आज की करंट सिचुएशन है, अब मुझे उन्होंने 5 दिन बाद बुलाया है, यानी स्टार्टिंग ऑफ जनवरी, और फिर हो सकता है मुझे वो एडमिट कर लें फॉर सी सेक्शन। और ये बात आपको अभी समझ नहीं आई होगी क्योंकि मैंने ऊपर से बताई है। सो मेरा लेवल 1 का अल्ट्रासाउंड हुआ था 11 जुलाई को। उसके बाद उन्होंने मुझे 2 इंजेक्शंस लगाए थे, जैसे मैंने आपको बताया, एक ग्रोथ के लिए, एक टेटनस का। साथ ही में उन्होंने मेरे कुछ टेस्ट करवाए थे ये जानने के लिए इस टाइम की जो डेवलपमेंट है वो कैसे कैसे चल रही है अपने टाइम के अकॉर्डिंग। यानी 12 हफ्ते का जो एक बेबी होता है वो अपने हिसाब से अच्छे से डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा। मुझे इन टेस्ट के नाम वगैरह तो नहीं पता क्योंकि डॉक्टर्स की कुछ अपनी ही अलग लैंग्वेज होती है। मैं साथ में आपको अपनी सारी रिपोर्ट्स दिखा रही हूँ। उसके बाद डॉक्टर्स ने देख के बोला सब कुछ ठीक है, टचवुड, और 12 वीक्स के अकॉर्डिंग बेबी की ग्रोथ बराबर हो रही है, अपनी डाइट वगैरह कंटिन्यू रखो, मेरे पास 1-1.5 महीने बाद आना। क्योंकि कोविड की सिचुएशन में वो डॉक्टर काफ़ी सुलझी हुई थी, उन्होंने हमें बार बार नहीं बुलाया। जो मेरी नेक्स्ट विज़िट थी उनके पास, उससे पहले हमें ये चीज़ पता चली कि उन डॉक्टर जिनका वो प्रॉपर मैटरनिटी हॉस्पिटल था उन्हें कोविड हो चुका है। तो अनफॉर्चुनेटली हमें उनके पास भी डिसकंटिन्यू करना पड़ा। एंड मैं उनके पास सिर्फ 2 बारी ही गई थी, 2 बारी मैं अपने पुराने डॉक्टर के पास गई थी। एंड हमें फिर पता चला कि कोविड हो चुका है। उनकी नेक्स्ट विज़िट से पहले पहले वो कोविड पॉजिटिव थे। हम लोगों का उनके पास भी डिसकंटिन्यू हो गया। फिर हमने थोड़ा रिसर्च वगैरह करना शुरू किया। फिर जो मेरा ये तीसरा हॉस्पिटल है, ये जिस डॉक्टर के बारे में मैं अपनी और वीडियोस में इतना सब कुछ नेगेटिव बोल चुकी हूँ कि वो थोड़ी सी लालची हैं, वो पेशेंट को अपना क्लाइंट समझती हैं, XYZ, हमने इनके पास कंटिन्यू करवा लिया। यानी जब मेरे सेकेंड अल्ट्रासाउंड का टाइम था अगस्त के महीने में, तब मुझे अपना डॉक्टर फिर से चेंज करना पड़ा। जो मेरी ये तीसरी डॉक्टर थी, एक्चुअली उनको हमने सेलेक्ट करा था हॉस्पिटल की वजह से, बिकॉज़ वो हॉस्पिटल में मेरी फैमिली की तरफ से बहुत लोगों की डिलीवरीज हो चुकी हैं। पर जिस डॉक्टर से हुई थी हमें ये चीज़ नहीं पता थी कि वो साल पहले चेंज हो गई थी। जब हमने फाइनल करा कि हम इस हॉस्पिटल में जाएंगे, हमने वहाँ जाके थोड़ी सी नॉलेज ली कि वहाँ की डॉक्टर कितनी पुरानी है एंड ऑल, और हम वहाँ पे रूम्स देख, थोड़ा हाइजीन के पर्पज़ से देख के आए। हमने चूज़ करने से पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च करी थी, बट किस्मत ख़राब होती है तो गलतियाँ तो हो जाती हैं। वो हॉस्पिटल की वजह से हम उस गायने के पास पहुँचे एंड मैं पहुँची थी उनके पास 22 अगस्त को। तब तक तो मैंने उन्हें बताया कि मैं 2 डॉक्टर चेंज कर चुकी हूँ। उन्होंने तब तो मुझे बहुत प्यार से सजेस्ट करा कि अपनी प्रेगनेंसी में डॉक्टर चेंज नहीं करना चाहिए, अगर आपको अभी भी चेंज करना है तो आप मेरे पास मत आओ। जब उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली कि आप मेरे पास मत आओ, तो मैं पहली बार में इम्प्रेस्ड हो गई थी कि मैंने, वाह यार क्या डॉक्टर है, और मतलब सामने से ही बोल रही है कि डॉक्टर चेंज मत करो, अगर मुझे भी चेंज करना है तो आज ही मत आओ मेरे पास। मैं पहली मीटिंग में तो बहुत इम्प्रेस हो गई थी कि बहुत सुलझी हुई डॉक्टर है, बहुत समझदार है। पर मुझे नहीं पता था ये वो जो दाना डालते हैं ना मछली को, ये वो वाली बात थी। तो वो दाना डल चुका था और हम फंस चुके थे। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग मैंने फिर अपना सेकंड लेवल का अल्ट्रासाउंड करवाया। अच्छा, और डॉक्टर्स मुझे महीने महीने बाद बुला रहे थे, मेरी दोनों डॉक्टर्स पहले की गायने,
मेरी पहले की गायनी मुझे बुला रही थी कि कोविड की सिचुएशन है, महीने बाद आओ, ये मुझे हर हफ्ते बुला रही थी। हर हफ्ते यानी 22 अगस्त के बाद मैं इनके पास ऑलमोस्ट हर 10 दिन में गई हूँ, क्योंकि तब तक तो मुझे लगा कि हो सकता है टाइम ज़्यादा बढ़ने की वजह से फ्रीक्वेंट बुला रहे हैं या कोई दिक्कत है इसलिए बुला रहे हैं। बाद में समझ आए कि हर बारी फ़ीस के चक्कर में बुला रहे हैं। तो फिर हमने सेकंड लेवल का अल्ट्रासाउंड करवाया, जो कि उनकी ही रिकमेंडेड जगह से करवाया था। उन्होंने बोला यहाँ से करा लो, यहाँ से बेस्ट होता है। मैं यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर दूँ, जहाँ से मैं अपना अब तक का अल्ट्रासाउंड करा रही थी, एक प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर है। उन्होंने मेरी गायने से पहले ही मुझे बता दिया था पहले अल्ट्रासाउंड में कि मेरा 3 हफ्ते का गैप है। ऑल्दो वो थोड़ा सा महंगा है, पर वो ये बात बोल के पैसे लेते हैं एक्स्ट्रा कि हमारी जो रिपोर्ट्स हैं उन्हें कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मेरी पूरी जर्नी में प्रेगनेंसी की जितने भी अल्ट्रासाउंड हुए हैं, सिर्फ 2 छोड़ के सारे अल्ट्रासाउंड्स मैंने उन्हीं के पास करवाए हैं। मुझे अभी 28 को भी ये बात बोल दी थी कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो बहुत कम है बेबी का, और इस चीज़ को चेक करने के लिए आपको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। तो मैं अपने जो प्रेजेंट हॉस्पिटल है वहाँ से भाग के अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट ना करके उस रेडियोलॉजिस्ट के पास गई। वहाँ मैंने डायग्नोस कराया दोबारा कि क्या सर ये दिक्कत है। मुझे उन पे इतना फेथ है क्योंकि अकेले मेरी पूरी जर्नी में वो ही ऐसे हैं जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग से प्रॉपरली गाइड करा, इवन गाइने से ज़्यादा। मेरे सेकेंड लेवल का अल्ट्रासाउंड हुआ था 29 अगस्त को, और इसके अंदर भी सब कुछ वही था कि बेबी के ऑर्गन सही हैं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है एंड ऑल। उसके बाद मुझे फिर एक और टेटनस का इंजेक्शन लगा था, जो कि मेरी 3rd नंबर की डॉक्टर ने लगाया। पहले वाला 2nd नंबर की डॉक्टर ने लगाया था। यहाँ मुझसे एक गलती हो गई, मुझे ये चीज़ बाद में बताई कि जो 2nd नंबर का अल्ट्रासाउंड होता है यानी लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें बेबी के हाथ पैर, उसकी स्पाइन, उसके बम सब कुछ दिखाते हैं। पर मैंने अपनी जो प्रेजेंट डॉक्टर चल रही थी मेरी उस टाइम पे, उनकी रिकमेंडेशन से इतना महंगा टेस्ट कराया था, और उसके बाद भी उन्होंने मुझे दिखाया नहीं। जब मैं अपने पुराने वाले रेडियोलॉजिस्ट पे गई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने लेवल 2 का यहाँ से क्यों नहीं कराया। मैंने कहा सर डॉक्टर ने बोला था कि वहीं से करवाओ। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको हाथ पैर की फ़ोटोज़ दिखाई, आपको मतलब फ़ोटोज़ दी अल्ट्रासाउंड से अलग। मैंने कहा नहीं। कह रहे हमारे यहाँ पे ये फैसिलिटी है, जो 2nd लेवल का अल्ट्रासाउंड होता है उसके अंदर वो हमें अल्ट्रासाउंड से एक्स्ट्रा भी फ़ोटोज़ देते हैं। जो कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि क्योंकि मेरा वो टाइम निकल चुका था। जो 2nd लेवल का अल्ट्रासाउंड है वो 20 to 24 वीक्स के बीच में होता है, और वो मेरा जब मैं नेक्स्ट विज़िट पे गई थी तो मेरा वो टाइम निकल चुका था। तो मुझे इस चीज़ का बड़ा लगा कि अगर मैं उनके पास से कराती तो मुझे अलग से फ़ोटोज़ भी मिलती। सो जो मेरे 3रे नंबर की डॉक्टर थी, सो उन्होंने भी मुझे बोला कि चलो ठीक है, आपका 2nd लेवल का भी अल्ट्रासाउंड ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन टेटनस का और लगाया। नॉर्मली मेरी दवाई की थोड़ी सी डोसेज बढ़ा दी, जिसके अंदर आयरन, कैल्शियम, विटामिन के, विटामिन सी ये सब था। सो जब तक मुझे जो टाइम हो रहा था वो कुछ 22 वीक्स अराउंड था। सो मेरा वो वाला टाइम निकल चुका था कि मैं लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड दोबारा करवा लूँ, सिर्फ वो फ़ोटोज़ लेने के लिए। उसके बाद उन्होंने मेरे को थोड़ा और फ्रीक्वेंट बुलाना शुरू कर दिया, जिसमें सिर्फ वो ये चेक करती थी कि तुम्हारा बीपी ठीक है, तुम्हारे बेबी की हार्ट बीट ठीक है, मूवमेंट ठीक है। तो जब मेरा 2nd 2 का अल्ट्रासाउंड हुआ और उसके बाद मेरा फीटल इको हुआ। फीटल इको मुझे इसलिए पता है क्योंकि ये अल्ट्रासाउंड मेरा 4 घंटे में हुआ था। इस अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि जो बेबी का हार्ट डेवलप हो रहा है उसके बारे में देखा जाता है, वो पूरी तरीके से ग्रो कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जब मैं अपना फीटल इको का टेस्ट कराने गई थी, ये अब तक का मेरा सबसे महंगा अल्ट्रासाउंड था, अब तक का मेरा सबसे दर्दनाक अल्ट्रासाउंड था। क्योंकि लेवल 1 और लेवल 2 के अल्ट्रासाउंड में सिर्फ वो मूवमेंट्स वगैरह होती रहती है, नहीं होती, उन्हें उससे फ़र्क नहीं होता, बस उन्हें अल्ट्रासाउंड करना होता है। पर इसके अंदर मूवमेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर बेबी आपका घूमा हुआ है, आपकी बॉडी की तरफ उसका मुंह है, पेट की तरफ ना होके, सो फिर आप हार्ट को डायग्नोस नहीं कर पाओगे। सो मैं अपने वही पुराने रेडियोलॉजिस्ट जिन पर मेरे को फेथ था, मैं उन्हीं के पास गई, क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा क्रूशल टेस्ट था। मेरी बॉडी के अंदर एक बॉडी है, फिर उसका हार्ट चेक करना है, तो हमें उन्हीं पे भरोसा था। ये 3400 रुपीज़ का हमारा टेस्ट हुआ था, इकलौता अल्ट्रासाउंड। एंड जो लेवल 1 और लेवल 2 के थे वो हमारे 2000 के बीच बीच में हो गए थे। 2000 मतलब इंडिविजुअली 2000 के बीच बीच में हो गए थे।
सो मुझे थोड़ा सा ये भी था कि क्या पता इसमें भी कुछ फ़ोटोज़ या कुछ मिल जाए, तो हम उन्हीं के पास दोबारा गए थे। इस टेस्ट को कराने के लिए मुझे प्रॉपर 4 घंटे लगे, जिसमें से सवा 2 घंटे मैंने सिर्फ वॉक करी है वहाँ पे। इनका मुझे प्लस पॉइंट ये लगा कि ये अपनी जब तक सेटिस्फैक्शन पूरी नहीं कर लेते, ये पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो जाते, जो आपको अल्ट्रासाउंड में इनको जो रिज़ल्ट चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तब तक ये पेशेंट के साथ मेहनत करते हैं। मतलब उन्होंने मुझे कम से कम 5 बारी बुलाया, 5 बारी मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। उन्हें जो चीज़ डायग्नोस करनी थी जब तक उन्होंने नहीं करी, तब तक मुझे वहाँ से जाने नहीं दिया। मतलब कुछ लोग होते हैं जो पैसे वैसे खाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता रिपोर्ट कैसी भी बन रही है, क्या बन रही है, उल्टा सीधा वो कुछ भी लिख के दे सकते हैं। पर इन्होंने मुझे पहली बार बुलाया, तब बेबी अंदर की तरफ मूव कर चुका था। तो इन्होंने बोला कि वेट करो, आप वॉक करो, खाना खाओ। तो मेरे को प्रॉपर इस सब प्रोसीजर में 4 घंटे लग गए थे। सो ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल वाला अल्ट्रासाउंड था, और मुझे लगा कि प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है, वो उसी दिन लगना शुरू हो गया था। तो जो मेरा फीटल इको हुआ था वो हुआ था 26 तारीख को, 26 सितंबर को। और इसकी भी रिपोर्ट सही थी, टचवुड सब कुछ नॉर्मल था, अपने टाइम के हिसाब से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बस स्टार्टिंग से एंड तक वही चीज़ थी कि प्रॉपर 3 हफ्ते का गैप तो है ही। इस चीज़ से हम भी थोड़े यूज़ टू हो गए थे कि जब तक मुझे दिक्कत नहीं है, मेरे बेबी को दिक्कत नहीं है, हमारी रिपोर्ट सही आ रही है, मतलब गैप हो या कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीक फिर अपनी ये रिपोर्ट्स लेके अपने डॉक्टर के पास गई। रेडियोलॉजिस्ट ने तो मुझे पहले ही बता दिया था कि कोई दिक्कत नहीं है, पर एक रूटीन चेकअप के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, वो हर 10 दिन में मुझे बुलाती ही थी। उनका जो डे होता है वो सैटरडे ही होता है, हर नेक्स्ट सैटरडे मैं उनके पास जाती थी। उन्होंने भी बताया बहुत ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। मीनवाइल मुझे स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा होने लग गए थे, तो उन्होंने मेरे को 1-2 लोशंस दिए, पर मैंने वो लिए नहीं, क्योंकि फिर वही वाली बात है कि मुझे उन पे धीरे धीरे ना थोड़ा डाउट होने लग गया था कि वो कुछ चीज़ें तो फालतू मुझे इसलिए लिख के दे रही थी कि मेरी ही बताई हुई जगह से आप लेके आओ। मेरे घर में ही मेरे चाचा ससुर जी हॉस्पिटल में है, वो एक फार्मासिस्ट, तो वो साइड बाय साइड अपनी गायने से, अपने हॉस्पिटल में जो गायने हैं उनके साथ की कलीग ही हो गई, उनसे ये चीज़ कंसल्ट करते रहते थे कि इससे किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की नहीं है। उनके अकॉर्डिंग भी मतलब उन लोशंस की ज़रूरत नहीं थी। मैंने नॉर्मली बायो ऑयल लिया, उनका रिकमेंडेड नहीं लिया। बायो ऑयल का भी रिव्यू आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और बायो ऑयल से मुझे ऐसा तो नहीं कहूँगी कि फ़ायदा नहीं हुआ, अभी तक तो मेरी डिलीवरी ही नहीं हुई, बट हाँ मैं कह सकती हूँ कि बायो ऑयल यूज़ करने का मुझे 50-50% अब तक लग रहा है। बाकी जब डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद क्या होता है, मैं वो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। उसके बाद मुझे उन्होंने अपने नॉर्मल विज़िट्स तो करवाते रहे, बट उन्होंने जो मुझे टेस्ट कहा था वो कहा था 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को मैंने एक और अल्ट्रासाउंड कराया। ये 2 अल्ट्रासाउंड थे, जिसमें एक अल्ट्रासाउंड तो ये बेबी के गले के आसपास कोई कॉर्ड वगैरह तो नहीं है, जिसे कहते हैं ना कि गले में नाल फंस गई, वो चीज़ का टेस्ट था, जो कि मुझे पता चला कि एक लूज़ लूप है। और दूसरा अल्ट्रासाउंड इस चीज़ का था कि बेबी की मूवमेंट्स कुछ पर्टिकुलर टाइम में काउंट करने के लिए। मुझे इन सब चीज़ों का नाम नहीं पता, जो डॉक्टर्स आपस में मेरे से डिस्कस करते हैं, मैं वही नॉलेज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे पास इस चीज़ की प्रॉपर डिटेल नॉलेज नहीं है, मेरे पास कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है। अगर आप कोई भी मेरी ऐसी सलाह मानते हैं या कोई ऐसी दवाई लेते हैं, तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा कोई भी टेस्ट कराने से पहले। ये सब कुछ मेरे साथ है या मेरे टेस्ट हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं है ये आपके साथ भी टेस्ट हो या आपको भी ये सारे टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़े। जैसा मुझे मेरे डॉक्टर बोलते रही वैसे हम करते रहे। इस टाइम जो मेरी अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स आ रही थी वो थी 33 वीक्स की, और जो मेरी डेट के अकॉर्डिंग थी वो 36 वीक्स की थी। तो वो जो 3 हफ्ते का गैप था वो साइमल्टेनियसली 3 हफ्ते का ही था। जो मुझे तीनों डॉक्टर्स ने मेरी ये बात बोली थी कि ये दिक्कत तब बढ़ सकती है जब ये 3 हफ्ते से ज़्यादा का गैप हो, पर कंसीव करने से लेके अब तक ये 3 हफ्ते का ही गैप रहा था। डॉक्टर्स भी इस चीज़ को ऐसे नहीं ले रहे थे कि कोई प्रॉब्लम है। मैं आपके साथ अपनी सब कुछ चीज़ें, अपनी सारी जर्नी, अपना अब तक का सब कुछ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं। आप इस वीडियो में देखते हुए आ रहे हैं कि मैं 3 डॉक्टर बदल चुकी थी। 2 डॉक्टर मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं बदली, डर के मारे बदली। एक को कोविड हो गया था और एक के साथ ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि उनके आसपास कोविड का हॉस्पिटल था।
अब जो मेरी ये तीसरी डॉक्टर बदलने का रीज़न था वो थोड़ा यहाँ से मिड ऑफ नवंबर से शुरू हुआ। दिसंबर 3 तक तो मैं उनके पास थी, उसके बाद हमने डिसाइड किया नहीं भाई मैं इनके पास कंटिन्यू नहीं करूँगी। आप मेरी इन वीडियोस में देख चुके हैं कि मुझे ऑब्स्टेटिक कोलेस्टेटिस की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो आई एम सॉरी। इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मुझे दिवाली के आसपास कोविड हो गया था। मैंने इन्हें तब फ़ोन करा था। मैंने फ़ोन करके बोला मैम मुझे कोविड हो गया है और आपके पास मैं 2 दिन पहले आई हूँ और मुझे पता चला है अभी डायग्नोज कि मुझे कोविड हो गया है। मुझे कोविड कैसे हुआ और क्या क्या मेरी जर्नी रही इसकी भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इन्होंने मेरे साथ बहुत रूड तरीके से बात करी कि जब तक कोविड ठीक ना हो आना मत। मुझे बहुत अजीब लगा, बिकॉज इसलिए नहीं कि मुझे कोविड हो गया है और इन्हें हो जाए, ऑब्वियस सी बात है मैंने इन्हें इन्फॉर्म करने के लिए फ़ोन करा था, कोई और होता शायद ना भी करता कि मैम मुझे हो गया है, और साथ में पूछने के लिए कि क्या मेरा बेबी सेफ़ है कि नहीं। देखिए हमारा कंसर्न तो रहेगा कि मुझे कोई दिक्कत है तो मेरे बच्चे को ना हो। मेरी जगह आप में से भी कोई भी होता तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी फैमिली में या आपके अंदर उठता वो ये उठता, मेरा बच्चा सेफ़ होना चाहिए। डिटेल तो आपको उस वीडियो में मिल जाएगी, मैं थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ। मैंने इन्हें फ़ोन करा एक तो बताने के लिए कि मैम आपने मुझे ट्रीट करा 2 दिन पहले एंड 2 दिन बाद मुझे कोविड हो गया। 9 तारीख को मैं इनके पास गई थी या 7 तारीख को गई थी और 9 को मुझे पता चला था नवंबर में। और ऐसे ऐसे दिक्कत है तो क्या मैं ऐसी प्रिकॉशन लूँ या दवाई लूँ या एडमिट हूँ, क्या करूँ? आप प्लीज़ मेरे को फ़ोन पे ही सजेस्ट कर दो। इन्होंने बहुत ही गंदे तरीके से मुझसे बोला, जो मेरी थर्ड डॉक्टर थी, कि जीटीबी में चले जाओ, अफोर्ड कर सकते हो तो मैक्स में चले जाओ, हमारा कोई रोल नहीं होता। मैं मानती हूँ आपका रोल नहीं होता, बट एटलीस्ट आप जिस पेशेंट को स्टार्टिंग से देख रहे हो, मैं उनके पास 4th मंथ में चली गई थी, उसके साथ इतने रूड बिहेवियर से बात तो मत करो। फ़ोन से कोविड तो नहीं फैलेगा। मेरे को तब थोड़ा सा लगना शुरू हुआ था कि यार कैसी डॉक्टर है, अपने पेशेंट की बिल्कुल परवाह नहीं है। फिर मेरे नोन थे, उन्हें भी कोविड हो चुका था, तो उन्होंने जहाँ से कंसल्टेशन ली थी थ्रू फ़ोन, हमने उन डॉक्टर से बात की, मैंने उन्हें अपनी सारी सिचुएशन बताई। उन्होंने मुझे दवाइयों पे तो नहीं रखा क्योंकि मेरा कोविड पॉजिटिव तो आया ही नहीं था। मैं अपनी फैमिली के साथ रह रही थी, जो मेरी फैमिली में मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड और मदर इन लॉ पॉजिटिव थे, बट तब भी मेरा कोविड पॉजिटिव नहीं आया था। मैंने 3 रिपोर्ट करवाई थी इसी चक्कर में कि हो सकता है ये गलत हो, ये गलत हो या ये गलत हो, पर तीनों रिपोर्ट में मेरा कोविड नेगेटिव था। पर सिम्टम्स मुझे पूरे थे, जैसे कि स्मेल चला जाना, टेस्ट चले जाना। तो मुझे जिस डॉक्टर से फिर मेरा ट्रीटमेंट हुआ, उन्होंने बताया कि प्रेग्नेंट लेडीज़ पे कोविड इफ़ेक्ट कम करता है। मेरे कंपैरिजन में मेरे फैमिली मेम्बर्स को कोविड ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। तो मैं नॉर्मल थी, अपनी नॉर्मल लाइफ थी, बट बॉडी में थकावट और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। एक तो प्रेगनेंसी का 2nd ट्राइमेस्टर चल रहा था मेरा, और ऊपर से कोविड पॉजिटिव। ये वाली पूरी वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या हुआ नवंबर के महीने में, मेरी दिवाली कैसे गई। फिर उसके बाद जब मुझे कोविड से रिकवरी हो गई, मेरी पूरी फैमिली रिकवर हो गई, उसके बाद मेरे को धीरे धीरे बॉडी में खुजली होने लग गई। खुजली एज एन नॉर्मल रैशेज, स्ट्रेच मार्क्स, और वो धीरे 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 इतनी बढ़ गई कि मुझे ऑब्स्टेटिक कोलेस्टेटिस हो गया। ये भी वीडियो पूरी है चैनल, मैं बार बार डिटेल्स में नहीं जाऊँगी, आप ये वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम क्या होती है। मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन किया कि मैम ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है और मेरे को पूरी बॉडी में दिक्कत होती है। इन्होंने, नहीं तो कोई और डॉक्टर होता है एक बार ही तो फ़ोन पे आपसे बात कर लेता। इन्होंने मुझे बोला कि आप एक काम करो, मेरे को दिखाने आ जाओ। मैंने कहा मैम दिखाने लायक कुछ नहीं है, मेरी बॉडी पे कोई स्क्रैच, कोई रैशेस कुछ भी नहीं है, और पर मुझे बस खुजली हो रही है और इतनी हो रही है कि मेरे को लोशन लगा लगा के पूरे टाइम रहना पड़ रहा है। वो इनिशियल स्टेज थी, इसलिए मैं लोशन लगाती थी तो 1-2 घंटे तक मुझे रिलीफ रहता था। फिर मुझे हर 2 घंटे बाद लोशन लगाना पड़ता था पूरी बॉडी पे, हेड टू टो, मतलब गालों पे, यहाँ अंडर आई, पूरी हर जगह खुजली होने लग गई थी। खुजली भी नहीं, ऐसे जैसे मतलब थोड़ी सी ईचिंग हुई, उसे मैंने थोड़ा खुजाया तो वो ठीक हो गया। ये जस्ट तभी की बात है जब मेरा कोविड रिकवर हुआ था। मैं उनके पास अगले सैटरडे गई। उन्होंने मुझे कुछ नहीं, मतलब सिर्फ एक सिट्राजिन लिख के दी। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने मेरा घर थोड़ा दूर पड़ता है, अगर सिर्फ सिट्राजिन ही थी तो आप मुझे पहले ही बता देते, क्योंकि सिट्राजिन ऐसी कोई दवाई नहीं है जो मिलती नहीं है या कुछ है। सिट्राजिन मैं डर के मारे नहीं खा रही थी क्योंकि मुझे सिट्राजिन खाती बहुत नींद आती है। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे आके देखना था, डायग्नोस करना था, वो पॉइंट था। दूसरा मुझे लगा
कि इस डॉक्टर ने मुझे अपनी फ़ीस के लिए बुलाया है, इसलिए नहीं बुलाया कि कुछ ऐसा नया बताना था। उन्होंने कहा सिट्राजिन खाते रहो और ये 2 टेस्ट करा लो। जो टर्न आया वो यहाँ आया, उन्होंने मुझे कहा कि आप एक काम करो, ये 3 टेस्ट हैं, ये करवा लो और ये दिखा के मेरे पास अगले सैटरडे फिर से आ जाना। मैं टेस्ट कराने गई और उसमें 3 टेस्ट थे। उसमें एक तो LFT था, एक आपका नॉर्मल ब्लड का था। जो तीसरा टेस्ट था मुझे पता चला कि वो टेस्ट सिजेरियन से पहले होता है। मैंने आपको बताया कि मेरे चाचा ससुर जी अपनी गायने से कंसल्ट कर रहे थे साथ साथ, तो उन्होंने ये बात बोली कि ये टेस्ट तो इसे बोला ही नहीं गया होगा, ये गलत लिख दिया गायने ने, बिकॉज एक ये 5-6 हज़ार रुपये का टेस्ट है, दूसरा ये तब होता है जब आपका सिजेरियन होता है, उससे पहले का प्रोसीजर है ये। सो हमें ये बात घर पे पता चली, मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन करा, उन्होंने हमें 3 टेस्ट लिख के दिए थे, एक LFT था और एक ब्लड का। वो मैंने अपने घर के पास से चैरिटेबल हॉस्पिटल से करवा लिए थे, क्योंकि वो काफ़ी पास था, इसलिए मुझे ज़्यादा अप्रोच में लगा। तो तीसरा टेस्ट उनके पास होता नहीं था, क्योंकि एक तो वो बड़ा टेस्ट था और वो 5-5.5 हज़ार रुपये का कुछ टेस्ट था। तो हम वो डॉक्टर लाल पैथ में गए, हमने उन्हें बोला कि मैम ये वाला टेस्ट करना है, तो आप ये वाला टेस्ट बता दो। तो वहाँ पे जो अटेंडेंट था उन्होंने मुझे ये बात बोली कि ये किसके लिए बोला है टेस्ट। मैंने कहा मैम मेरे लिए बोला है। उन्होंने पूछा कि आप कौन से मंथ में हो इस टाइम प्रेगनेंसी के। मैंने कहा मैम 8th मंथ में हूँ और ऐसे ऐसे बात है, मेरे को बॉडी में खुजली हो रही है, इसलिए मेरे डॉक्टर ने बोला है। तो उन्होंने कहा LFT और CBC तो हो जाएगा, बट वो मैं ऑलरेडी करवा चुकी थी पहले से ही। ये जो टेस्ट है ये सिजेरियन से पहले होता है और इसकी 3 प्रोफाइल होती है, तो अपने डॉक्टर से पूछो कि इसकी कौन सी प्रोफाइल करानी है। सुबह सुबह का टाइम था, मैं खाली पेट गई थी, क्योंकि वो टेस्ट खाली पेट ही होने थे। मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन करा और पूछा उनसे, तो उनका पहला क्वेश्चन था कि आज मेरा डे नहीं है, तुम कहाँ पे हो। तो मैंने कहा मैम मैं लाल पैथ लैब में हूँ, अपने घर के पास की ब्रांच में, और मेरे को वो टेस्ट कराना है, तो अटेंडेंट मेरे से प्रोफाइल पूछ रहे हैं। उन्होंने मुझे प्रोफाइल का नाम तो नहीं बताया, पर उन्होंने मुझे ये बात बोली कि अगर तुम ये मेरे रिकमेंडेड हॉस्पिटल से या जगह से नहीं कराओगे तो मैं ये नहीं देखूँगी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। एक बारी मैं सुन के थोड़ा परेशान तो हो गई थी, पर 1-2 सेकंड का पॉज लेने के बाद मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा ठीक है आप मेरे को प्रोफाइल बता दो, तो जिससे मैं एटलीस्ट अभी ये वाला करवा लेती हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं आपके वाले से करवा लूँगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं बताऊँगी। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं LFT और CBC तो करवा चुकी हूँ एक जगह से, अब मैं यहाँ से ये करवा लेती हूँ, या आप जहाँ से बोलोगे वहाँ से करा लूँगी, पर आप मेरे को प्रोफाइल का नाम बता दो। उन्होंने बोला कि कौन सी प्रोफाइल है ये, तुम मुझसे मिलो, मैं तुम्हें तभी बताऊँगी। मैंने कहा ठीक है मैम। हमारा दिमाग तो बहुत ख़राब हुआ, क्योंकि डॉक्टर लाल पैथ लैब आप सबको पता होगा कि इंडिया में कोई भी उनकी रिपोर्ट्स डिनाई नहीं कर सकता। मेरी महान डॉक्टर ने कर दी कि मैं वहाँ से नहीं देखूँगी। इतना बोल के उन्होंने फ़ोन काट दिया। अब मैं और मेरे हस्बैंड गए थे, हमारा दिमाग ख़राब हो गया कि भाई मतलब इतना क्या लालच है, ये 1-2 हज़ार रुपये 5 हज़ार रुपये के चक्कर में ये डॉक्टर इतना लालच कर रही है, तो ये तो मेरा नॉर्मल डिलीवरी करेगी नहीं, ये तो सिजेरियन कर देगी। क्योंकि हम सभी को पता है सिजेरियन में हम 1-2 लाख रुपए आराम से लग जाते हैं, और फिर पूरे लाइफ के लिए ये कहते हैं कि भाई बॉडी ख़राब हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ज़्यादातर लोग नॉर्मल की तरफ ही रहते हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो, सब कुछ सेफ़ रहेगा करके। मैंने अपनी फैमिली में बताया, हम लोग बहुत परेशान, मेरी दोनों फैमिलीज़ परेशान हो गई थी कि ये तो बिना ऑपरेशन के छोड़ेगी नहीं, और एंड का टाइम चल रहा था। यूजुअली कोई भी डॉक्टर एकदम से पेशेंट को हाथ में नहीं लेता, क्योंकि स्टार्टिंग से क्या होता है, आपके ड्रॉबैक्स उन्हें सब कुछ पता होते हैं, आपके कॉम्प्लिकेशन, आपकी वो पूरी जर्नी एग्जामिन करते हुए आते हैं, एंड में कोई भी नहीं लेता। फिर हमने बहुत सोर्स लगाई, बहुत ज़्यादा सोर्स लगाई, तो मेरे फादर के थ्रू एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारी थोड़ी बात चली, और अब मैं अपने घर के पास से गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही सब कुछ करवा रही हूँ। ये सारी बातें मैं रिपीट फिर भी कर रही हूँ, क्योंकि उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरी वीडियो आज पहली बार देखी है, उनको बार बार एक वीडियो तोड़ तोड़ के ना देखनी पड़े। बाकी अगर आप इससे भी डिटेल में चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कोई भी वीडियो देख सकते हैं। फिर मुझे बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एंट्री मिली, उन्होंने मेरा कार्ड वार्ड बनाया, क्योंकि इस टाइम पे मुझे 36 वीक्स के आसपास हो चुकी, जो मेरी 3rd डॉक्टर ने बोला था। तो एंड के टाइम पे बहुत मुश्किल होती है, पर फिर भी जैसे मर्जी करके मेरे पापा की वजह से, उनके सोर्स की वजह से थोड़ा मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिला। वहाँ मुझे जो डॉक्टर मिली, मेरी चौथी डॉक्टर, वो बहुत सुलझी हुई है, और अब मेरी डिलीवरी वहीं पे होगी आई गेस। हमने 2 हॉस्पिटल प्राइवेट में और अलग अलग नाम लिखवाया, पर सबसे ज़्यादा तीनों हॉस्पिटल्स में से हमें गवर्नमेंट वाला ही सही लग रहा है। पैसों की वजह से तो नहीं कहूँगी मैं, वहाँ पे ट्रीटमेंट
और वहाँ पे जो डॉक्टर्स है वो काफ़ी सुलझी हुई हैं। पैसे तुम्हारे वहाँ पे भी लगेंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप सोर्स लगवाते हो तो आपको बदले में खिलाना भी पड़ता है, तो पैसे तुम्हारे वहाँ पे भी लगेंगे। तो जब मैं उनके पास अपनी सारी रिपोर्ट्स, अपनी पूरी हिस्ट्री बताया और सब कुछ उन्हें एग्ज़ामिन कराया, तो उन्होंने जस्ट मुझे एक बात बोली कि तुम्हारे 70% चांसेस है कि तुम्हारा सिजेरियन ही होगा और 30% चांसेस है नॉर्मल होगा। बस आप लोगों को ये चीज़ पता होगी कि जो प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा मेहनत करते ही नहीं नॉर्मल के लिए, और गवर्नमेंट वाले डॉक्टर्स थोड़ी मेहनत ज़रूर करेंगे नॉर्मल के लिए। इसलिए हमने फाइनल डिसीजन लिया कि हम वहीं जाएंगे। तो फिर उसके बाद अब मेरा ट्रीटमेंट उन्हीं से चल रहा है। उन्होंने मेरे कुछ 8-9 टेस्ट करवा दिए हैं पिछले 4 दिन के अंदर अंदर, जिसमें से 3-4 बारी मेरा LFT हो चुका है, क्योंकि जो लिवर के लेवल्स मेरे 35 तक होने चाहिए थे वो 111 थे। इसलिए मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी। मैं आपको अपनी वीडियोस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं 10 रातें 10 दिन लगातार नहीं सो पाई थी, और ये मेरा जो एंड का टाइम गया है ये बहुत गंदा गया है। और अब मेरे को दवाइयों से काफ़ी फ़र्क है जो मेरे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही मिल रही हैं। मेरा सारा ट्रीटमेंट अब वहीं से शुरू हो चुका है। कम से कम अब मुझे नींद आ जाती है 3-4 घंटे की। खुजली है बॉडी में, पर इतनी है कि मैं बेयर कर सकती हूँ। उन्होंने अभी भी जो मुझे प्रोसीजर बताया वो हफ्ते 10 दिन का बताया। 3 दिन वो फॉल्स लेबर को इंड्यूस करके मॉनिटर करेंगे कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, और इनकेस नहीं हो पाती तो फिर सिजेरियन के बाद मुझे 3-4 दिन तक रखेंगे। उन्होंने मुझे बुलाया था 28 को। मैं कल गई थी अपना सब कुछ एक 10 दिन का पैक कर आप मेरी हॉस्पिटल बैग वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। मदर एंड बेबी की दोनों मैं इस चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। सारे प्रेगनेंसी में मेरे को क्या क्या सामान, मेरे प्रेगनेंसी के एसेंशियल्स क्या रहे, मैं वो सब कुछ अपलोड कर चुकी हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं अपनी एक एक दिन की जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप वो देखेंगे तो क्या पता आपको भी थोड़ी हेल्प मिल जाए। तो मैं उनके पास लेटेस्टली अभी कल गई थी 28 तारीख को। उन्होंने मुझे बोला कि तेरा ICP का केस है तो, पर नॉर्मल के भी चांसेस हैं, तो अभी हम 5 से 7 दिन और वेट कर सकते हैं। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जितना उन्होंने मेरा केस स्टडी करा है, मेरे 34 वीक्स कुछ दिन ही हुए थे जब मैं उनके पास पहली विज़िट गई थी। दूसरी विज़िट में वही 35 कुछ हो चुके थे, क्योंकि मैं हफ्ते बाद गई, जिसमें मेरे 3 LFT हो चुके हैं। तो उसमें कुछ कुछ पॉइंट कम आ रहा है, 4-5 मेरे CBC हो गए, और वो सब कुछ ही गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि पैसों के चक्कर में या किसी भी रीज़न से वो बार बार करवा रहे हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये थी मेरी अब तक की जर्नी। अब तक कि मेरे कितने अल्ट्रासाउंड हुए, मेरा डॉक्टर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा। अब जो मेरे करंट डॉक्टर है उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैं उनके पास जब फर्स्ट विजिट से गई थी, ऑल्दो मैं अप्रोच से गई थी, मैं इस चीज़ को एग्री करती हूँ, पर डॉक्टर्स को नहीं पता होता कि मैं अप्रोच से गई थी। उन्होंने मेरा पूरा 3 वीक से गैप से लेके कंसीव डेट से लेके मेरी PCOD की डेट से लेके अब तक पूरा डायग्नोस करके ये चीज़ बोली कि तेरे को 34 वीक्स और कुछ दिन हुए हैं। आपका लिवर भी इस टाइम फंक्शन नहीं कर रहा है ड्यू टू प्रेगनेंसी हार्मोन्स कह लो, कोविड का असर कह लो, या PCOD की वजह से कह लो। क्योंकि मैं आपको अपनी PCOD की उसमें वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेरे को कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स पे भी डाला गया था, तो हो सकता है इस वजह से बॉडी में कुछ चेंज आए हो। ये थी मेरी अब तक की जर्नी। अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब तो मेरी डिलीवरी नहीं हुई है, और उन्होंने मुझे फिर 5 दिन बाद बुलाया, यानी स्टार्टिंग ऑफ जनवरी में। अगर आप ये वीडियो जनवरी के बाद देख रहे हो तो मेरी डिलीवरी हो चुकी हो, आई गेस सब कुछ ठीक हो, और मैं दोबारा से आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेके आ रही हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। आपको लगता है कि आपके किसी भी नोन के साथ इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो उसके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मैं हर सैटरडे आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ और आती रहूँगी। So please make sure you subscribe the channel and press the bell icon. Thank you so much.